बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 जून और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर इमरान खान ने मीडिया से बातचीत की है और बातचीत ऐसी की है जिससे पिछले चंद दिनों में फैलाई जाने वाली बहुत सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पिछले चंद दिन से ये अफवाह फैलवा रही थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मुज़ाकरात करेगी, फॉर्म 47 वालों से भी, मैंडेट चोरों से भी, सबसे मुज़ाकरात होंगे। आज इमरान खान ने ये वाजे और क्लियर किया कि मुज़ाकरात सिर्फ उससे होंगे जिसके पास असल ताकत है। ये जो बिसात जिसने लगा रखी है और ये सारे मोहरे जिसने खड़े कर रखे हैं, मोहरों से क्या मुज़ाकरात करने। दो तारीखी हवाले दिए, बताया कि जब परवेज़ मुशर्रफ थे तो उस वक्त भी जो पॉलिटिकल कयास हुआ था उसमें इमरान खान साहब और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में खड़ी थी, उन्होंने मुज़ाकरात जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के नुमाइंदे के साथ किए थे। उस वक्त की जो परवेज़ मुशर्रफ की किंग्स पार्टी थी उसके साथ नहीं किए थे। अभी भी उन्होंने कहा कि ताकत जहाँ पर है वहीं पर मुज़ाकरात होंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि याद कीजिए जब जस्टिस बंदयाल ने ऑर्डर किया था हमें कि पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करें, हमने उनको लाख बताया था कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने अहकामात दे दिए थे और हमें यह बताया गया था कि जब तक बंदयाल साहब बैठे हैं 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बातचीत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से हो चुकी है। हमें मजबूरन पीडीएम के साथ मुज़ाकरात करने पड़े और उसका नतीजा आपने देखा कि मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शन तो ना हुए बल्कि 9 मई हुआ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया गया वो आप सब ने देखा। तो कहने की बात यह है कि मुज़ाकरात जब भी आप मोहरों के साथ करेंगे तो पीछे बैठे जो किंग मेकर हैं वो उन मोहरों को मुज़ाकरात में लगाकर आपको उनके साथ उलझाकर टाइम गेन करके कोई नई स्ट्रेटजी, नई साजिश बुनेंगे और उसके अंदर आपको लपेट लेंगे, क्योंकि होना और करना तो वही है जो पीछे बैठी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी और सोचेगी। ये वाजे कर दिया इमरान खान साहब ने। एक तो ये जो अफवाह साजी चल रही थी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ लिया वो उन्होंने अपनी पार्टी के रैंक एंड फाइल को एक मैसेज भेजा है कि ग्रुपिंग ख़त्म कर दें। इस टाइम पाकिस्तान की बका का मसला है, पार्टी की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस टाइम जिसने ग्रुपिंग की उसको नहीं बख्शा जाएगा और उसको फिर ऐसी सज़ा दूंगा कि याद रखेंगे, मैं किसी को माफ़ी नहीं दूंगा जो भी पार्टी के अंदर इस वक्त ग्रुपिंग करेगा। इसलिए तमाम ग्रुपिंग ख़त्म करके इंसान के बच्चे बन के इस टाइम पाकिस्तान की आवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके ऊपर काम करें, जो हमारा वादा है आवाम के साथ उस पर काम करें, ना कि आप अपनी इंटरनल साजिशों में मुब्तला रहें और ये इसके साथ खिलाफ साजिश करे, ये इसके खिलाफ करे। लेकिन बहरहाल उनका पैगाम है और इंशाल्लाह उस पर हमें अमल भी होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सख्त पैगाम है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को आदत से मजबूर होते हैं साजिशी थेरी बेचना या साजिश करना, तो वो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि जो जज हमें इंसाफ देने की कोशिश करता है उस जज को या बदल दिया जाता है या उस पर प्रेशर डाला जाता है। हवाला दिया उन्होंने जज मोहम्मद अब्बास का कि उन्होंने इंसाफ देने की कोशिश की तो उनके साथ क्या किया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये कौम सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो सहाफ़ी सच की खबर देना चाहता है उसको उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, मतलब कि जंगल का कानून बना दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो आईएसआई जिसका काम मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी हो रही है, जिसका काम हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने पे, सहाफ़ियों को तोड़ने पर लगी हुई है। अहम मीडिया के साथ ये बातचीत थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी, उनका कलाकामा किया है इमरान खान साहब ने। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी आज अडयाला जेल से ही है। अडयाला जेल में जब अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हो रही थी तो वहाँ पर एक अनोखा वाक़या पेश आया। नून लीग के एमएनए, गालिबन उनका नाम दानियाल चौधरी है और वो बेटे हैं तनवीर चौधरी के, अगर मैं गलत नहीं तो, और एमएनए हैं वो वहाँ अदालत में पहुँच गए। पहले भी इन्होंने एक और अकील नामी, मेरा ख्याल एमएनए थे या इनके मेंबर थे, उनको भेजा था पिछली पेशी के ऊपर। और पर्पज़ क्या है, वहाँ पर जाते हैं, साथ 2-4 वकील लिए, पेशी अटेंड की, वहाँ पर कुछ किया या ना किया, पेशी से बाहर निकल के मीडिया के सामने गलाजत भरी गुफ्तगू की। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक नया काम इनसे करवाना शुरू किया है। वहाँ पर उनका दाखिला करवा दिया जाता है, वहाँ बैठते हैं, वहाँ जो भी बात होती है कोर्ट के अंदर तो ज़ाहिर है कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी है, उससे बाहर आके मुग़ल्लज़ात बोलनी,
अपनी अपनी मर्ज़ी का नैरेटिव देना और अपनी मर्ज़ी की वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, ये था पर्पस। पिछली दफ़ा अकील साहब को भेजे थे, इस दफ़ा दानियाल चौधरी साहब भेजें। यहाँ ये जहन में रखें कि दानियाल चौधरी के ऊपर कत्ल का मुकदमा है। अदनान हमारे एमपीए थे रावलपिंडी से, बाद में पीटीआई को छोड़ गए थे, लेकिन अदनान चौधरी को कत्ल करने में दानियाल चौधरी और इनके वालिद तनवीर चौधरी के ऊपर मुकदमा है और डायरेक्ट ये नॉमिनेटेड है उसमें, और इनकी ज़मानत एक दफ़ा खारिज भी हो चुकी। अब दोबारा इन्होंने मेरा ख्याल हायर कोर्ट से ज़मानत ले रखी है, तो कत्ल के मुकदमे में ये ज़मानत पर हैं और सिक्योरिटी का खदशा भी आप सोचिए कितना होगा कि उसको जा अदालत के अंदर खड़ा किया है। आज जब वो वहाँ पहुँचे तो मिशाल यूसुफजई ने इस चीज़ की निशानदेही की कि ये वकील नहीं है, ये तो एमएनए हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस बार इमरान खान ने भी उनसे पूछा कि हाँ भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो वकील नहीं हैं, आप एमएनए हैं, आपका इस केस के साथ क्या काम है। तो जज साहब ने भी पूछा कि आए ज़रा इधर रोस्टरम पे आए बताएं। तो जब जज साहब ने रोस्टरम पे बुलाया तो जेब से वकालत का कार्ड निकाला, हाथ कांप रहे थे बुरी तरह से कार्ड देते हुए जज साहब को। तो जज साहब ने पूछा कि पूरे रावलपिंडी में को 5000 वकील होंगे, ये आप ही क्यों, आप, और वकला ने यह भी बताया कि इनके साथ फॉर्म 47 का हमारा तनाज़ा भी चल रहा है, ये हमारे मुखालफिन है और उसके साथ साथ ये कत्ल के मुकदमे के अंदर ज़मानत पर भी हैं, तो ऐसे हालात में इनका यहाँ आना। तो जज साहब ने कहा कि आप अगर कोई वजह है तो यहाँ आया करें, बग़ैर वजह के बग़ैर किसी काम से आपका यहाँ क्या काम है। तो उसके बाद पतली गली से निकल गए, बाहर मीडिया टॉक भी नहीं की। वो जो पूरा प्लान बनाया था गलाजत वाली मीडिया टॉक करना, इल्ज़ामात लगाना, झूठ बोलना, वो सब धरे का धरा रह गया और वो वहाँ से पतली गली निकले। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि आज जस्टिस शहजाद मलिक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट खिताब किया है। उस खिताब में उन्होंने सब कुछ वाजे करके रख दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है और इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आईना दिखाया उन्होंने काजी फायज ईसा को, जो ये कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। उन्होंने वाजे कर दिया कि पाकिस्तानी अदलिया जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, उनकी इन्वॉल्वमेंट से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है और ये जंग लड़ रही है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा कि हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होगी रहेगी। आपने सुन लिया कि कितने वाज़े अल्फाज में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात कही है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जज मोहम्मद अब्बास थे उनका उन्होंने कहा मैंने ख़त पढ़ा और वो ख़त जो है वो होश उड़ाने वाला ख़त था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ बताया कि किस किस तरीके से उनके ऊपर आईएसआई ने मिलने के लिए प्रेशर डाला, उसके बाद उनके घर वालों को तंग किया, उसके बाद फायरिंग करके उनकी अदालत के ऊपर ट्रांसफार्मर उड़ा दिया, फिर भी बात ना बनी तो उनको अदालत के अंदर ज़दोकूब किया गया। जज साहब को अदालत के अंदर 7 घंटे तक मैसूर रखा गया और उनसे ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाने की कोशिश की गई। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया जब मैंने वो ख़त पढ़ा और उसके आखिर पर जो जुमला था जज साहब का, और वो ये था कि सारे प्रेशर के बाद भी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला दूंगा। मैं बिल्कुल डर नहीं रहा, हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुँचे, मुझे पहुँचे, मैं वो कुर्बानी दूंगा। आपको ये सब कुछ इसलिए बताया है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में रहे और आपको पता हो, क्योंकि आप ज़ाहिर हैं वो उनके बॉस हैं, सीनियर तरीन जज हैं, उन्हीं के अंडर वो आते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि वो बिल्कुल आगाह करें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। तो उन्होंने कहा आपको मैं आगाह कर रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी आप परेशान ना हो, मैं इन सब प्रेशर्स के बावजूद इंसाफ के ऊपर डटा रहूँगा और बेहतरीन फ़ैसले करूँगा। और जस्टिस शहजाद मलिक ने यह भी कहा कि मैंने उनसे फिर फ़ोन पे भी बात की और वहाँ पर भी जज साहब बिल्कुल डिटरमिन्ड थे और उन्होंने फिर इंसाफ करके दिखाया भी। आप सबको पता है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत नहीं थे उनको उस मुकदमे में उन्होंने फारिग भी किया, उनको बरी भी किया। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम दोबारा सताइश करेंगे जस्टिस जज मोहम्मद अब्बास की और जस्टिस शहजाद मलिक की, जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया और फिर उनके पीछे भी खड़े हुए और आज वाजे कर गए
जस्टिस शहजाद मलिक के जो भी उन्हें 2-3 महीने का वक्त मिला, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए खुलकर काम किया और वो नज़र भी आ रहा है, क्योंकि वो अगले फैसले में नज़र आ रहा है जो अगली खबर हम आपको देने जा रहे हैं। और अगली खबर यह है कि पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री, उसका इजलास ईद के बाद होना था, लेकिन क्योंकि जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो इंसाफ दे रहे हैं और उनके नीचे लगाए हुए माताहत जजेस जो हैं वो भी अब खड़े होना शुरू हो गए। रावलपिंडी के जज हों, आपने देख लिया सरगोदा के जज हों, आपने आसिफ मुस्तफ़वी जो मियाँ वाली के जज हैं उनको देख लिया। और यहाँ आपको ये बात भी बताएं कि जो मियाँ वाली के जज हैं उन्होंने जब ऑर्डर दिया कि इनकी हथकड़ियाँ खोल दें, पहले आपको पता है कि जज मोहम्मद अब्बास ने उन्हें बरी किया, फिर 3 MPO में पकड़ के मियाँ वाली के जज के सामने पेश किया। जब मियाँ वाली के जज ने कहा कि इनकी हथकड़ियाँ खोल दें, इनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता, तो जज के अहकामात मानने से इनकार किया और पुलिस ने इनकार कर दिया हथकड़ियाँ खोलने से। फिर सेशन जज उसमें इन्वॉल्व हुए, वहाँ पर हथकड़ियाँ खुलवाई गई तो अदालत का मुहासरा कर दिया और कई घंटे तक उस अदालत का मुहासरा रहा। कहने की बात यह है कि स्टेट तो ख़त्म हो गई, स्टेट तो कोलैप्स हो गई। स्टेट का जो एक पूरे का पूरा सिस्टम होता है वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने कोलैप्स कर दिया। आपको मेरी वो मशवरा याद होगा जब मेरे पे तशद्दुद किया जाता था और उसके बाद आप मुझसे पूछते थे कि इससे निकलने का हल क्या है आखिर पे, तो मैं हैरान होता था कि पहले तशद्दुद करते हैं फिर निकलने का हल भी हम ही से पूछते हैं। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, मैं कभी मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो आपने कर दिया ये मार्शल लॉ से भी बुरा है। इससे बेहतर था कि आपके लिए बेहतर था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए बेहतर था, आपकी कम जगहसाई होती, आपके ऊपर तनकीद कम होती अगर आपने मार्शल लॉ लगाया होता। तो आपने ये जो किया ये मार्शल लॉ से भी बदतर किया है कि चोरों को लाकर आपने ऊपर बिठा दिया है। अभी जस्टिस शहजाद मलिक साहब से खाइफ इतने थे कि इन्होंने जो ईद के बाद जजेस की तकर्री का, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री है जो ईद के बाद उसका इजलास होना था, वो ईद से पहले करवाया और फटाफट जस्टिस शहजाद मलिक की अप्रूवल दी ताकि उनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटाया जाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जाए। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर वो पूरे सूबे में इंसाफ फराहम कर सकते थे और सुप्रीम कोर्ट में तो काजी साहब बैठे हैं, दिल करेगा उनके सामने केस लगाएंगे, दिल करेगा नहीं लगाएंगे। और आपको ये भी पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो अकेले तो बेंच उनका होता नहीं, अकेले बैठ के तो सुन नहीं सकते, तो अगर उनको नुकरे लगाना हुआ जस्टिस शहजाद मलिक को तो पहले तो केसेस ही कम दिए जाएंगे, सियासी या इंसानी हकूक़ से रिलेटेड या कोई ऐसा केस वो देंगे ही नहीं चौधरी निज़ामुद्दीन से रिलेटेड। दूसरे केसेस आम आवाम के जो केसेस होते हैं, ज़मीन के, कत्ल के, दूसरे जो फटे वो केसेस उनको देंगे। और अगर कभी कोई केस आ भी गया किसी में तो उसमें दूसरे 7 जजेस होंगे तो मामला जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में जस्टिस शहजाद मलिक को अलग करके बिठा दिया गया है और जो वो इंसाफ फराहम कर रहे थे उसमें रखना डाला गया है और ये साजिश जो है ये फटाफट की गई है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे और वो है कि मुनीफ फारूक, आपको पता है कि वो भी आजकल एक पढ़े लिखे टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के, चौधरी निज़ामुद्दीन के, उन्होंने एक खबर दी है और उन्होंने ये कहा है कि जनरल आसिम मुनीर और टॉप मिलिट्री लीडरशिप को इमरान खान पर एतमाद नहीं है। अब ये बहुत संगीन खबर है, देखने को तो एक जुमला है लेकिन ये बहुत ही संगीन खबर है। संगीन खबर क्यों है? संगीन खबर इसलिए है कि 90% आवाम को इस टाइम भूल जाइए, इमरान खान को और मिलिट्री लीडरशिप को, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम भी लिया मुनीफ फारूक ने, 1 मिनट के लिए भूल जाइए जनरल आसिम मुनीर साहब को और इमरान खान साहब को। आप सिर्फ ये याद रखिए कि पाकिस्तान की 90% आवाम ने वोट इमरान खान को दिया है और फौज पाकिस्तान का कौमी इदारा है, पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से चलता है, पाकिस्तानी इसके पीछे खड़े होते हैं, पाकिस्तानी इस फ़ौज को सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए। हमारी फ़ौज है, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मसाइल ऊपर बैठे चंद लोगों के सियासी फैसलों के साथ हैं, हमारे मसाइल हमारी फ़ौज के साथ नहीं हैं और हम अपनी फ़ौज को हमेशा सपोर्ट करते हैं और उसके पीछे खड़े होते हैं। अब एक टाउट से जाहिर है, इसमें मिलिट्री लीडरशिप ने तो ये मुनीफ फारूक को नहीं कहा, वो टाउट है, उनको किसी 1 या 2 शख्सियात या ISPR से या किसी ने टिप दे के कहा कि आप ये बयान दे दें, वैसे तो वो नहीं दे सकते, उनके बिहाफ पे उन्होंने बयान दे दिया। तो इस बयान ने किसको बुरा बनाया? इन्होंने जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब को बुरा बनाया इस बयान के अंदर। अब ये टाउट उनकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं है। क्यों? 90% आवाम को अगर एक चीज़ पर अतमाद है और आप कह रहे हैं आपको एतमाद नहीं, तो इसका मतलब आप आवाम की राय के मुखालिफ जाके खड़े हुए हैं। इसका मतलब आवाम की राय में और आपकी राय में इतना ज़्यादा खलीज है
तो ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? कौन दुरुस्त साबित होगा आखिर पे, अवाम या मिलिट्री लीडरशिप? ऑफ कोर्स फिर अवाम ही होगी, क्योंकि राय देना, किसी भी मुल्क के अंदर वोट डालना, राय देना, चुनना कि कौन उनका हुक्मरान है, ये अवाम का काम है, मिलिट्री लीडरशिप का काम नहीं है। तो ये अगर मिलिट्री लीडरशिप ये समझती भी है कि उन्हें इमरान खान पर एतमाद नहीं है, तो जब उन्होंने देख लिया कि 90% अवाम को एतमाद है, तो ये बयान किसी सूरत नहीं दिलवाया जाना चाहिए था, क्योंकि इस बयान से जो नतीजा अखज़ होता है वो ये होता है कि फिर मिलिट्री लीडरशिप के माइंडसेट में और अवाम के माइंडसेट में बहुत बड़ा खलीज है, बहुत बड़ा एक फासला है, और वो फासला किसने पूरा करना है? ज़ाहिर है मिलिट्री लीडरशिप ने। तो इस मौके पर यह बयान बहुत ही हैरानकुन है मेरी समझ से। तो ये टाउट साहब ने उनकी हेल्प करने की बजाय उनके लिए एक बुराई का बायस बने और कुछ नहीं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त 20 जून को मुकर्रर कर दी गई है, और काजी फायज़ ईसा साहब और नईम अख्तर अफ़गान समाअत करेंगे। अब आप बेंच देख लीजिए। नईम अख्तर अफ़गान साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जज बनाया गया था, अच्छे जज हैं, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब उनको प्रमोट करके लाए थे वहाँ से, बलूचिस्तान से, और जूनियर जज हैं, और उनको काजी साहब ने अपने साथ लगाया। अब ये केस क्या है? ये केस है जो इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल नहीं लगाए थे लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ट्रिब्यूनल के जजेस को फौरी तौर पर लगाया जाए, वही 6 जजेस जो जस्टिस शहजाद मलिक ने लिस्ट भेजी थी, और इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहता था, लेकिन आखिरकार मजबूरन, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक और फैसला दे दिया जस्टिस शाहिद करीम ने, फिर ये जजेस लगाने पड़े, और अब काजी साहब ने ये पिटीशन अपने पास ले ली है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसानी हकूक पर खिलाफ वर्जी, इलेक्शन चोरी, और पता नहीं कौन कौन सी पिटीशन जो है बल्ला छीनने वाली, वो सालों से पड़ी हुई हैं और उनको नहीं सुन रहे काजी साहब। लेकिन इलेक्शन कमीशन की रातों रात पिटीशन आई और उसको सुन लिया। अब ज़रा गौर कीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी चंद दिन पहले कह चुके हैं कि ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं कि मैंने तो आरओज़, याद कीजिए जब उनकी स्टेटमेंट थी कि जो आरओज़ थे वो जुडिशल होने चाहिए थे, जुडिशल अफसरान होने चाहिए थे, ये जो ब्यूरोक्रेसी को लगाया ये नाकाम हुए। उन्होंने एक 1977 में इलेक्शन करवाया था, वो भी नाकाम था, धांधली ज़्यादा था, अब वाला भी धांधली ज़्यादा था। ये आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये उनका बयान था। मतलब कि उन्होंने पूरी आरओज़ को छीनने की जिम्मेदारी काजी फायज़ ईसा साहब पर डाल दी। अब काजी साहब का काम देखिए कि एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं कि ये सारी आरओज़ की धांधली काजी साहब ने करवाई। अब काजी साहब ने पहले, याद कीजिए कि आरओज़ लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान को लगा दिया था, काजी साहब ने रातों रात वो पिटीशन भी लेके उसको ख़त्म किया था। तो आरओज़ भी छीने, पहले आरओज़ भी मैं छीनूंगा, उसके बाद उन आरओज़ के नीचे जो जाली इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के ऊपर अगर लाहौर हाई कोर्ट फिर इंसाफ देगी तो उसके ऊपर मैं बेंच बनाकर फिर उस फैसले को रिवर्स करूंगा। मीन पहले धांधली करवाऊंगा, अगर फिर उस धांधली की कोई निशानदेही होगी और मुकदमा नया चलेगा तो उसको भी खुद सुन के बंद करवाऊंगा। ये काम कर रहे हैं काजी साहब। अब बेंच की फॉर्मेशन देख के हम आपको पहले ही बता देते हैं कि 20 तारीख को इन्होंने क्या फैसला करना है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को ख़त्म करना है, दोबारा धांधली वाले इसके ऊपर ट्रिब्यूनल बनाएंगे ताकि इस धांधली का दरवाज़ा जो है या इसका जो मुंह है वो बंद किया जा सके। मीन जो गंद नज़र आ रहा है उसको ढांप सकें जो काजी साहब ने खुद फैलाया हुआ है। बहरहाल काजी साहब, आप अगर नहीं भी देख रहे तो आवाम देख रही है आप क्या कर रहे हैं। आपकी बेंच फॉर्मेशन, आपकी टाइमिंग सब कुछ बता रही है कि आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक प्लान आपका है और एक अल्लाह का है, देखते हैं कौन सा पूरा होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।